नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आजकल काफी हलचल है ना? हाँ बिल्कुल। कहीं एक्सप्रेसवे बन रहे हैं तो कहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आ रहे हैं। सही बात है। हमारे पास जो दस्तावेज और नोट्स हैं वो जून 2025 तक की ऐसी ही तमाम गतिविधियों से भरे पड़े हैं। हाँ, काफी सारी जानकारी है। तो आज की हमारी कोशिश है मतलब इन सब जानकारियों के बीच से वो अहम बातें निकालना जो हमें समझने में मदद करें कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल। जैसे क्या आप जानते हैं कि आगरा आलू अनुसंधान का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनने जा रहा है? हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण खबर है। या फिर वो पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में आरक्षण का नियम आया है। चलिए आज इन्हीं सब पर गहराई से बात करते हैं। हाँ, और जानकारी का दायरा वाकई बहुत बड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर खेतीबाड़ी, पर्यावरण, नई तकनीकें, आप कह लीजिए सामाजिक योजनाएं, नई नीतियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ दिख रहा है। सही। कोशिश यही रहेगी कि इन बिखरे हुए तथ्यों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाएं और समझें कि इन बदलावों के मायने क्या हैं। तो फिर शुरुआत इंफ्रास्ट्रक्चर से ही करते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी पे जोर साफ दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले। जैसे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण जून 2025 में हुआ। 91 किलोमीटर से ज्यादा लंबा, करीब 7,300 करोड़ रुपए की लागत। हाँ, ये कितना अहम है पूर्वांचल के लिए? देखिए, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़कर पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को राज्य के बाकी हिस्सों और देश से बेहतर तरीके से जोड़ेगा। अच्छा। सोचिए, उद्योगों के लिए माल लाना ले जाना कितना आसान होगा। किसानों की उपज बाजार तक जल्दी पहुंचेगी। हाँ, ये तो है। ये उस क्षेत्र के आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। और कनेक्टिविटी सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है। वाराणसी में मार्च 2025 में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का समझौता हुआ है। हाँ, वो भी है। 150 एकड़ में नेशनल हाईवे 7 के पास। ये क्या करेगा? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का मतलब है एक ऐसा हब जहां सड़क, रेल और अगर संभव हो तो जल मार्ग, तीनों से माल ढुलाई की सुविधा एक ही जगह मिल जाए। अच्छा, मतलब सब एक जगह। हाँ, इससे लागत कम होती है, समय बचता है और व्यापार करना आसान हो जाता है। और वाराणसी में ही भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWI का उप कार्यालय अब एक पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय बन रहा है, देश का छठा। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि गंगा नदी के जरिए जल परिवहन पर भी ध्यान बढ़ रहा है। यानी सामान की आवाजाही को सुगम बनाने पर बड़ा फोकस है। बिल्कुल। क्या यही फोकस औद्योगिक विकास में भी दिख रहा है? जैसे गोरखपुर के जीडा यानी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अप्रैल 2025 में कियान डिस्टिलरी प्लांट शुरू हुआ। हाँ, कियान डिस्टिलरी। 1200 करोड़ का निवेश, और ये अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट है। हाँ, ये दो बातें दिखाता है। एक तो जैव ईंधन यानी एथेनॉल उत्पादन पर जोर, जो ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण दोनों के लिहाज से अहम है। सही। दूसरा, गोरखपुर जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में इतना बड़ा औद्योगिक निवेश आना, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए अच्छा संकेत है। अच्छा संकेत है, हाँ। इसी तरह सहारनपुर और मुरादाबाद में प्लेज योजना के तहत 2 नए निजी औद्योगिक पार्क मंजूर हुए हैं। ये प्लेज योजना क्या है संक्षिप्त में? प्लेज, इसका मकसद है खासतौर पर छोटे और मझोले उद्योगों मतलब MSMEs को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की मदद से औद्योगिक पार्क विकसित करना। अच्छा, MSMEs के लिए? जी। और एक खास सेक्टर टेक्सटाइल, उसमें भी निजी निवेश आ रहा है। शामली में राज्य का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा हुई है नवंबर 2024 में, करीब 727 करोड़ की लागत से। हाँ, शामली में। ये राज्य की टेक्सटाइल और गारमेंट नीति 2022 के तहत है। उत्तर प्रदेश का कपड़ा उद्योग में आप जानते हैं पुराना नाम रहा है। हाँ बिल्कुल। इस तरह के आधुनिक पार्क इसे वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने लायक बनाने में मदद करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और पहलू है रणनीतिक महत्व का। हाँ। लखनऊ में मई 2025 में ब्रह्मोस मिसाइल इंटीग्रेशन और टेस्टिंग सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश अब देश के रक्षा उत्पादन के नक्शे पर मजबूती से उभर रहा है। अच्छा। ब्रह्मोस जैसी अहम मिसाइल प्रणाली का काम यहाँ होना राज्य में हाईटेक डिफेंस इंडस्ट्री के विकास का प्रतीक है। और इसी कड़ी में गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल भी सितंबर 2024 में शुरू हुआ। हाँ, ये भी खबर थी। और याद रहे, देश का पहला सैनिक स्कूल 1960 में लखनऊ में ही खुला था। हाँ, लखनऊ में पहला था। अच्छा, शिक्षा की बात चली है तो एक और दिलचस्प खबर है
ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, हाँ, वेस्टर्न सिडनी। वो ग्रेटर नोएडा में अपना कैंपस खोल रही है। जनवरी 2025 में समझौता हुआ। ये कितना बड़ा कदम है? ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, विदेशी यूनिवर्सिटीज का आना न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता और विकल्प बढ़ाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को हायर एजुकेशन के एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के तौर पे भी स्थापित करने में मदद करेगा। ग्लोबल डेस्टिनेशन। जी, ये कौशल विकास से भी जुड़ता है। जैसे ग्रेटर नोएडा में ही फरवरी 2025 में NSDC इंटरनेशनल एकेडमी खुली है। NSDC राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। हाँ, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसका काम युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देना है। बिल्कुल। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामाजिक ढांचे पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे मई 2025 में हर ग्रामीण विधानसभा में एक विवाह घर बनाने की योजना को मंजूरी मिली। हाँ, विवाह घर। पहले चरण में 71 विधानसभाएं, 100 करोड़ का बजट। साथ ही शहरी स्वच्छता के लिए आगरा में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत एक सीवेज प्रबंधन परियोजना को भी मंजूरी मिली है। हाँ, आगरा में सीवेज का। ये छोटे कदम लग सकते हैं, पर इनका असर आम लोगों के जीवन पर पड़ता है। निश्चित रूप से विवाह घर जैसी सुविधाएं ग्रामीण समुदायों के लिए सामाजिक आयोजनों को आसान और सुलभ बनाती हैं। हाँ, ये तो है। और आगरा में सीवेज प्रोजेक्ट, यमुना नदी की सफाई और शहर की स्वच्छता दोनों के लिए जरूरी है। ये दिखाता है कि विकास सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर की जरूरतों पर भी ध्यान है। सही कहा। अब जरा कृषि और पर्यावरण की ओर मुड़ते हैं। हाँ, यहाँ भी कुछ बड़ी और अनूठी पहलें दिख रही हैं। सबसे पहले आगरा की ही बात करते हैं, जहां सिंघना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, हाँ, CIP वाला। हाँ, CIP, उसका दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र खुलने जा रहा है। जून 2025 में मंजूरी मिली। ये CIP क्या है और इसका क्या महत्व है? CIP यानी सेंट्रो इंटरनेशनल डेला पापा, पेरू में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध शोध संस्थान है जो आलू, शकरकंद और अन्य कंद फसलों पर काम करता है। पेरू में? अच्छा। हाँ, इसका दक्षिण एशिया केंद्र आगरा में खुलना, जो कि भारत का एक प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ के किसानों और वैज्ञानिकों के लिए मतलब वरदान साबित हो सकता है। वरदान कैसे? इससे आलू की नई किस्में, बेहतर उगाने की तकनीकें और बीमारियों से लड़ने के तरीके विकसित करने में मदद मिलेगी, जिसका सीधा फायदा किसानों की आय बढ़ाने में हो सकता है। अच्छा, तो मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ेगा। बिल्कुल। ये तो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा, वन्यजीव संरक्षण में भी एक बहुत ही खास काम हुआ है। हाँ, महाराजगंज में सितंबर 2024 में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन हुआ। हाँ, जटायु केंद्र। बताया जा रहा है कि ये एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला ऐसा केंद्र है। ये वाकई एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। एशियाई किंग गिद्ध या लाल सिर वाला गिद्ध वो गंभीर रूप से लुप्तप्राय मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बाप रे। हाँ, इनकी आबादी पिछले कुछ दशकों में तेजी से गिरी है। उनके संरक्षण और प्रजनन के लिए इस तरह का समर्पित केंद्र बनाना न सिर्फ भारत के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। वाकई अद्भुत। और दूसरे लुप्तप्राय जीवों पे भी ध्यान है, जैसे बहराइच के कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में। हाँ, कतरनिया घाट जो गेरुआ नदी के किनारे है। जून 2025 में घड़ियालों के संरक्षण पर जोर दिया गया और 7 नन्हे घड़ियाल नदी में छोड़े गए। घड़ियाल भी गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं और कतरनिया घाट उनकी कुछ बची हुई महत्वपूर्ण बसाहटों में से एक है। उनके संरक्षण के लिए ऐसे प्रयास बहुत जरूरी हैं। और इसी से जुड़ा मुद्दा है मानव वन्यजीव संघर्ष का। हाँ, ये तो बढ़ रहा है। बिल्कुल। दुधवा टाइगर रिजर्व में इसी विषय पर जून 2025 में कार्यशाला हुई। ये एक बढ़ती हुई चुनौती है जिस पर लगातार काम करने की जरूरत है ताकि इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित रहें। सही बात है। पर्यावरण की बात करें तो शहरी कचरा प्रबंधन भी एक अहम मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल। गोरखपुर में अप्रैल 2025 में 200 टन प्रतिदिन क्षमता का एक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन शुरू हुआ है। शहरों को साफ रखने के लिए कचरे का सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। ऐसे ट्रांसफर स्टेशन कचरे को इकट्ठा करके प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाने की प्रक्रिया को व्यवस्थित और कुशल बनाते हैं। लॉजिस्टिक्स बेहतर होता है इससे। जी। कृषि में लौटते हैं। 9 मई 2025 को 2 बड़ी योजनाएं शुरू हुई, यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा। हाँ, यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा। यूपी एग्रीज तो बहुत महत्वाकांक्षी लग रही है। जी। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों में कृषि क्रांति का लक्ष्य 10 लाख किसान। 10 लाख किसान। हाँ, और उसमें 30% महिलाएं।
4,000 करोड़ की परियोजना, जी, जिसमें विश्व बैंक का भी बड़ा कर्ज शामिल है, वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट है। और 500 किसानों को विदेश में ट्रेनिंग। हाँ, ये वाकई एक बड़े पैमाने की योजना है। इसमें विश्व बैंक का सहयोग अहम है। ये सिर्फ पैदावार बढ़ाने पर नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक अपनाने, बाजार से बेहतर जुड़ाव बनाने और खास तौर पर महिला किसानों को सशक्त करने पर केंद्रित है। विदेश में ट्रेनिंग किसानों को दुनिया की बेहतरीन कृषि पद्धतियों से रूबरू कराएगी। अच्छा, और ये एआई प्रज्ञा क्या है? एआई प्रज्ञा का लक्ष्य है 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसे भविष्य के क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना। फ्यूचर स्किल्स। हाँ, ये सीधे तौर पर युवाओं को उन नौकरियों के लिए तैयार करने की कोशिश है जिनकी मांग आने वाले समय में बढ़ने वाली है। कृषि में एक और बुनियादी चीज होती है, बीज। हाँ, बीज। मई 2025 में राज्य में 5 सीड पार्क बनाने को मंजूरी मिली। पहला लखनऊ में चौधरी चरण सिंह के नाम पर। अच्छी फसल के लिए अच्छी क्वालिटी का बीज पहली शर्त है। ये सीड पार्क किसानों को उन्नत और प्रमाणित बीज मुहैया कराने में मदद करेंगे, जिससे पैदावार और फसल की गुणवत्ता दोनों सुधर सकती हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जी। डेयरी सेक्टर के लिए भी कुछ बदलाव हुए हैं। दुग्धशाला विकास नीति 2022 में संशोधन करके पूंजीगत अनुदान बढ़ाया गया है। हाँ, कैपिटल सब्सिडी बढ़ी है। अब महिला उद्यमियों को सोलर प्लांट लगाने पर 90% तक अनुदान मिलेगा। 90%? ये तो बहुत अच्छा है। ये बदलाव डेयरी उद्योग में निवेश को आसान बनाने और उसे बढ़ाने के लिए हैं। सोलर पर अनुदान से बिजली की लागत कम होगी, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए एक बड़ा खर्च होता है। सही है। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देना भी एक सकारात्मक पहलू है। अब आते हैं कुछ सामाजिक योजनाओं और शासन से जुड़े फैसलों पर। ठीक है। एक बड़ा फैसला जून 2025 में आया। पूर्व अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हाँ, और आयु सीमा में 3 साल की छूट भी। ये क्षैतिज आरक्षण क्या होता है? देखिए, आरक्षण 2 तरह का होता है। वर्टिकल जैसे एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, और हॉरिजॉन्टल जैसे महिलाओं, पूर्व सैनिकों, दिव्यांगों के लिए। अच्छा। हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मतलब है कि जो वर्टिकल कैटेगरीज हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उन्हीं के अंदर एक निश्चित प्रतिशत सीटें उस विशेष समूह यानी अग्निवीर के लिए आरक्षित होंगे। समझ गया। यह अग्निवीर योजना से निकलने वाले युवाओं के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है, जिसका असर पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर पड़ेगा। बिल्कुल। एक और चर्चित योजना है एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी। हाँ, ओडीओपी। मई 2025 में इसमें 12 नए उत्पाद जोड़े गए हैं, जैसे बागपत के कृषि उपकरण, सहारनपुर की होजरी, आगरा का पेठा और फुटवियर, प्रतापगढ़ का आंवला आधारित खाद्य प्रसंस्करण। और भी है। ये योजना कितनी सफल रही है? ओडीओपी को उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख पहल माना जाता है। इसका उद्देश्य हर जिले के किसी एक खास उत्पाद या शिल्प को पहचान दिलाना, उसे बढ़ावा देना, स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों की मदद करना और रोजगार पैदा करना है। नए उत्पादों को जोड़ने से इसका दायरा और बढ़ रहा है। ये स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती देने का एक अच्छा मॉडल साबित हो सकता है। सही है। शासन के स्तर पर एक बहुत बड़ी पहल हुई है। अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर अधिनियम 2024 को मंजूरी। हाँ, एससीआर एक्ट। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ और आसपास के 5 और जिले हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी को मिलाकर एससीआर बनेगा। 5 और जिले। कुल एरिया करीब 28,000 वर्ग किलोमीटर्स। ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? ये एक बेहद महत्वपूर्ण और आप कह सकते हैं दूरगामी प्रभाव वाला कदम है। दूरगामी। हाँ, जैसे दिल्ली के आसपास एनसीआर के बनने से पूरे क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास हुआ, वैसा ही मकसद यहाँ लखनऊ और आसपास के जिलों के लिए है। एससीआर बनने से इस पूरे बड़े इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हाउसिंग, औद्योगिक विकास और नागरिक सुविधाओं का एक एकीकृत और संतुलित प्लान बन सकेगा। इंटीग्रेटेड प्लानिंग। जी, इससे लखनऊ पर बढ़ता दबाव कम होगा और आसपास के जिलों का भी तेजी से विकास हो सकेगा। इसका असर दशकों तक दिखेगा। यानी ये सिर्फ लखनऊ का नहीं बल्कि एक बड़े क्षेत्र के भविष्य का खाका खींचने जैसा है। बिल्कुल। कुछ और योजनाएं भी हैं जो आम लोगों से जुड़ी हैं, जैसे अमृत 2.0 योजना के तहत शहरों में पानी, सीवेज जैसे कामों के लिए नगर निकायों का हिस्सा कम करना। हाँ, अमृत 2.0। या छोटी पंचायतों को प्रोत्साहन देना। बदायूं में नमस्ते योजना पर कार्यक्रम हुआ जो सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा से जुड़ी है। हाँ,
अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना शहरी बुनियादी ढांचा सुधारने पर केंद्रित है। निकायों का हिस्सा घटाने से प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी। और नमस्ते यानी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना का लक्ष्य सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई को मशीनीकरण करना है, जो बेहद जरूरी है। ये जरूरी है। ये सब दिखाता है कि बड़े विजन के साथ साथ जमीनी स्तर की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सही है। अब कुछ नई नीतियों पर नजर डालते हैं जो भविष्य की दिशा तय कर सकती हैं। हाँ, पॉलिसीज। मई 2025 में उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2024 मंजूर हुई। ये GCC क्या भला है? GCCs यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ये बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वो ऑफिस होते हैं जहां वे अपने वैश्विक कामकाज के लिए जरूरी काम करवाते हैं, जैसे IT, फाइनेंस, HR, रिसर्च। अच्छा, बैक ऑफिस जैसा। हाँ, एक तरह से कंपनियों के बैक ऑफिस या विशेषज्ञता केंद्र होते हैं। ये नीति ऐसी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में अपने केंद्र खोलने के लिए आकर्षित करने के लिए बनाई गई है। अगर ये सफल होती है तो इससे राज्य में हाई स्किल वाली, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अच्छा, ये Tier 2 और Tier 3 शहरों के विकास में भी मदद कर सकती है। दिलचस्प। और रक्षा और एरोस्पेस के लिए भी जनवरी 2025 में एक नई नीति आई है। हाँ, डिफेंस और एरोस्पेस पॉलिसी। लक्ष्य है 5 साल में 50,000 करोड़ का निवेश और 1 लाख रोजगार। ये नीति राज्य में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर परियोजना को ताकत देगी। ये दिखाती है कि उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बनने के लिए कितना गंभीर है। पर्यावरण के लिहाज से 2 नीतियां अहम लगती हैं। हाँ, एक तो नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, जो विश्व बैंक की मदद से चलेगा। वर्ल्ड बैंक फंडेड, और जिसके लिए खास अथॉरिटी भी बनेगी। दूसरा, अक्टूबर 2024 में यूपी बायोप्लास्टिक्स उद्योग नीति 2024 आई। वायु प्रदूषण उत्तर भारत की एक बड़ी समस्या है, हम सब जानते हैं। क्लीन एयर प्रोजेक्ट एक लंबी अवधि की वित्तीय रूप से समर्थित योजना है जो इस चुनौती से निपटने के लिए कई स्तरों पर काम करेगी। समर्पित अथॉरिटी बनने से इसका सही कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। और बायोप्लास्टिक्स नीति भी वक्त की जरूरत है। हाँ, प्लास्टिक तो बड़ी समस्या है। बिल्कुल। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए बायोडिग्रेडेबल विकल्पों को बढ़ावा देना और साथ ही एक नया उद्योग खड़ा करना, ये दोनों ही लक्ष्य सराहनीय हैं। युवाओं के लिए अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू हुआ। हाँ, युवा उद्यमी विकास अभियान। लक्ष्य है 10 साल में 10 लाख छोटी इकाइयां स्थापित करना, हर साल 1 लाख युवाओं को लोन देकर। ये स्वरोजगार को बढ़ावा देने की एक बहुत बड़ी योजना है। इसका मकसद है युवाओं को नौकरी मांगने वाले की जगह नौकरी देने वाला बनाना। जॉब क्रिएटर। बिल्कुल। अगर ये ठीक से लागू हुई तो जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव ला सकती है। और इसी दौरान IT और IT जनित सेवाओं को उद्योग का दर्जा भी दिया गया। इसका क्या फायदा होगा? उद्योग का दर्जा मिलने से IT और ITS सेक्टर को राज्य की औद्योगिक नीतियों के तहत मिलने वाले लाभ मिल सकेंगे, जैसे टैक्स में छूट, सब्सिडी, जमीन आवंटन में प्राथमिकता वगैरह। अच्छा, इंसेंटिव्स मिलेंगे। हाँ, इससे इस सेक्टर के विकास को और रफ्तार मिलेगी। अब आखिर में कुछ प्रमुख आयोजनों और सांस्कृतिक गतिविधियों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी प्रदेश की छवि और माहौल बनाने में भूमिका निभाते हैं। हाँ, इवेंट्स और कल्चरल एक्टिविटीज। जैसे वाराणसी में काशी तमिल संगमम का 3रा संस्करण हुआ फरवरी 2025 में। काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक और अकादमिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। और अयोध्या में 8वां दीपोत्सव अक्टूबर 2024 में हुआ, जहां 25 लाख से ज्यादा दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। हाँ, दीपोत्सव का रिकॉर्ड। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारी भी जोरों पर है, जिसके लिए आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल और AI आधारित सहायक चैटबॉट भी लॉन्च हुआ है। ये बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन अब उत्तर प्रदेश की पहचान का हिस्सा बन गए हैं। इनमें तकनीक का इस्तेमाल, जैसे AI चैटबॉट, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए एक अच्छा कदम है। हाँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छा है। व्यापार और तकनीक से जुड़े आयोजन भी हुए। ग्रेटर नोएडा में सितंबर 2024 में सेमीकॉन इंडिया 2024 हुआ। सेमीकॉन इंडिया, जो सेमीकंडक्टर उद्योग पर केंद्रित था। और वहीं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का 2रा संस्करण भी हुआ, जिसमें वियतनाम पार्टनर देश था।
ये आयोजन दिखाते हैं कि राज्य सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के उद्योगों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आकर्षित करने के लिए सक्रिय है। लखनऊ में नवंबर 2024 में पहली बार CII एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत का आयोजन होना भी कृषि तकनीक पर बढ़ते फोकस को दर्शाता है। मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच कह सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि, तकनीक, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण, नीतियां, संस्कृति, शायद ही कोई क्षेत्र अछूता हो। बिल्कुल। अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो कुछ बड़े रुझान साफ नजर आते हैं। पहला, तकनीक पर जबरदस्त जोर है। हाँ, टेक्नोलॉजी। चाहे वो AI ट्रेनिंग हो, GCC नीति हो, सेमीकंडक्टर पर फोकस हो या कुंभ में AI चैटबॉट का इस्तेमाल। दूसरा, बुनियादी ढांचे, खासकर कनेक्टिविटी और ऊर्जा का तेजी से विकास हो रहा है। एक्सप्रेसवे, एथेनॉल। हाँ। तीसरा, खास औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए लक्षित नीतियां बनाई जा रही हैं, जैसे रक्षा, एरोस्पेस, टेक्सटाइल, बायोप्लास्टिक। चौथा, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर बड़ा निवेश हो रहा है। आलू शोध, डेयरी, बीज पार्क। कृषि पर भी फोकस है। पांचवा, बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय योजना बन रही है, जैसे SCR। हाँ, SCR बहुत बड़ा है। और छठा, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक विकास पर भी ध्यान बना हुआ है। अग्निवीरा रक्षण, ODOP, नमस्ते योजना, निषाद राजधाम विकास वगैरह। ये सारी कवायद मिलकर राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार, पर्यावरण और लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये सारी कोशिशें, खासकर SCR जैसी बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाएं, आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश को कहां ले जाती हैं। हाँ, ये देखना होगा। और सबसे जरूरी सवाल कि इन सब बदलावों का राज्य के आम नागरिक के जीवन पर कैसा और कितना असर पड़ता है। अगली बार तक इन सवालों पर सोचते रहिए।